बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस मॉडल सेट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि VVI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यानी ये वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि पिछले बार बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और संभावना है कि इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक और ऑप्शन डी मिट्टी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मिट्टी है उसका प्रयोग कभी लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पर बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 1। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन रहे चाहे अपवर्तन रहे वो 2 नियम ही है। तो क्वेश्चन में जो परावर्तन रहता है तब भी 2 होगा और अपवर्तन रहता है तब भी 2 होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। यहाँ पर बताना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए है परावर्तन कोण, ऑप्शन बी आपतन कोण, ऑप्शन सी क्रांतिक कोण और ऑप्शन डी अपवर्तन कोण। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि मान लीजिए ये परावर्तक सतह है और यहाँ से कोई किरण आ रहा है और टकरा करके इस बिंदु से निकलेगा और यहाँ पर बीच में अभिलंब दिया जाता है। तो आने वाला किरण को आपतित किरण बोला जाता है और जो अभिलंब होता है उसके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण बोला जाता है और इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान हमेशा आपस में बराबर रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर बताना है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर और ऑप्शन डी मात्रक विहीन। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान मात्रक विहीन होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान मात्रक विहीन होता है, एसआई मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पर बताना है कि किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी एंगस्ट्रम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। यहाँ पर बताना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। काफ़ी VVI प्रश्न है और बहुत बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है लेंस में 2 फोकस होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 फोकस होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि प्रकाश गमन करता है। यहाँ पर बताना है कि प्रकाश गमन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी है टेढ़ी रेखा में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हर हमेशा जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो वाहनों के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों के साइड मिरर में कैसा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के वास्तविक आकार से छोटा बनता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी समतल दर्पण का, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का और ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो उस मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए जितने भी प्रकाश के किरण हैं सबको दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा कर देता है। इसलिए सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। यहाँ पर बताना है कि तालाब का जल जो कम गहरा दिखाई देता है इसका क्या कारण है। ऑप्शन है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवन और ऑप्शन डी विवर्तन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि तालाब के जल का कम गहरा दिखना ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तालाब का जल का कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। यहाँ पर बताना है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 1:1, ऑप्शन सी है 3:1 और ऑप्शन डी है 2:2। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि जल का सूत्र जो होता है वो H2O होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसलिए जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा और 2:1 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो आपसे ये पूछ दिया जाता कि अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है, तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, NH3। तो इसमें देखना है 1 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, इसलिए अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है संक्षारण, ऑप्शन बी गैल्वनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि लोहा संक्षारित ना हो जाए, उसके ऊपर जंग ना लगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 10। लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो विलयन अम्लीय नहीं है, क्षारीय है। तो जब क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी 7 और 14 के बीच में होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि उस विलयन का पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी है वृक्क और ऑप्शन डी है अग्नाशय। यहाँ पर बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है,
यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वृक्क का कार्य क्या होता है? तो रक्त को शुद्ध करना होता है। इसको भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यहाँ पर बताना है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए है वायवीय, ऑप्शन बी है अवायवीय, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। ऑप्शन ए है मनुष्य का, ऑप्शन बी है चूहा का, ऑप्शन सी है हाथी का और ऑप्शन डी है व्हेल का। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। यहाँ पर बताना है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होंगे। तो N2 यानी 2 नाइट्रोजन है और इसके बाह्यतम शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से 3 हो जाएंगे और 2-2 आपस में दोनों जुड़ करके बॉन्ड बनाएंगे, यानी एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। और कितने सहसंयोजक रहेंगे? तो 3 रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंधक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि जो आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन में कितने सहसंयोजक बंधन होंगे O2 में, तो आप क्या बताइएगा? इस बात को भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के वाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा, 2 इधर से आ जाएगा और 2 इधर से आ जाएगा, 2 इधर से आ जाएगा, फिर 2 इधर से आएगा, 2-2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, एकल बॉन्ड्स के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन के अणु में दो सहसंयोजक बंधक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बताना है कि किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ADP, ऑप्शन बी है ATP, ऑप्शन सी है DTP और ऑप्शन डी है PDP। तो प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है कि कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस प्रकार से चैनल पर जुड़े रहें ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिले, जिससे आप अपने परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ATP को कहा जाता है। और साथ ही साथ में ATP का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। तो ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि ATP का पूर्ण रूप क्या होता है और कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यहाँ पर बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रसनी, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है ग्रास नली। तो प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है?
छोटी आंत है, इस बात को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि पौधे हरे क्यों होते हैं। यहाँ पर बताना है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। ऑप्शन ए है रंध्र के कारण, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी है लवण के कारण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको कॉपी में लिख करके याद करते रहना है, ताकि आपका प्रैक्टिस और भी अच्छा हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियां हरे किसके कारण होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग के लिए एक होमवर्क प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग उस होमवर्क प्रश्न को भी अवश्य करिएगा, जिससे ये पता चले कि आपका तैयारी कैसा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। यहाँ पर बताना है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। ऑप्शन ए है फेफड़ा से, ऑप्शन बी है त्वचा से, ऑप्शन सी है गिल्स से और ऑप्शन डी है ट्रैकिया से। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मछली होती है वो गिल्स से श्वसन करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछलियों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है, गिल्स है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। यहाँ पर बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कौन है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी एड्रीनल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी लीवर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इस बार 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे, तो आपके लिए इन सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद करके ही परीक्षा में जाना चाहिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है घेघा रोग, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी एड्स। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से मधुमेह होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। यहाँ पर बताना है कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो रक्त में शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में शर्करा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, इंसुलिन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को याद कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पर बताना है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी जिंक। तो प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है कि लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 होता है और खड़िया का भी सूत्र CaCO3 होता है और वही सूत्र संगमरमर का भी होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर विजातीय यौगिक हो जाएगा, क्योंकि उसका सूत्र CaSO4 × 1/2H2O होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि शुद्ध जल का pH मान होता है। यहाँ पर बताना है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। ऑप्शन ए है 6, बी 7, सी 9 और डी 8। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सब प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इन्हें आप लोग को याद कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन
प्रायः होता है। यहाँ पर बताना है कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन यानी टूथपेस्ट का व्यवहार किया जाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है लवण युक्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसका प्रकृति क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? क्षारीय होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और ये HW प्रश्न है। इसको आप लोग को बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है नलिन विलोचन शर्मा और ऑप्शन डी है गुणाकर मूले। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और जिनका कमेंट अच्छा रहेगा वो किया जाएगा और अगले वीडियोज़ में उनका कमेंट स्क्रीन पे भी शो किया जाएगा। आज के इस क्लास में हम लोग इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो तब तक आप लोग चैनल पर बने रहें और क्लास को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।